हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली क्लास में हमने मौर्य काल की बात की। इस क्लास में हम सुंगवंश की बात करेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी अगर तो समुंदर की तलाश करो, और टूट जाता है सा अक्सर पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा ऐसे शीशे की तलाश करो। इसी के साथ हम अपनी क्लास यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सुंगवंश। पिछली क्लास में हमने बात की कि जो मौर्य वंश के जो अंतिम जो शासक थे वो ब्रह्मदत्त थे, और उनका एक सेनापति था जिसका नाम क्या था, पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र जो होता है वो ब्रह्मदत्त की हत्या कर देता है और सुंगवंश की स्थापना कर देता है। जो सुंगवंश जो अपना होता है ये 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक चलता है। जो सुंगवंश जो था इसकी राजधानी थी विदिशा, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है। पुष्यमित्र के एक बेटे होते हैं जिनका नाम होता है अग्निमित्र। जो अग्निमित्र होते हैं वो किसी से प्रेम करते हैं जिनका नाम होता है मालविका। तो इनके प्रेम से प्रेरित होकर हमारे कवि कालिदास एक नाटक लिख देते हैं जिसका नाम होता है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम। जैसे हीर रांझे का प्यार होता है ऐसे ही में भी इनका भी प्यार रहा होगा। तो इनका प्यार से संबंधित एक नाटक है मालविकाग्निमित्रम, जो कालिदास ने लिखा, जो कि इनके दरबार में रहते थे। साथ ही इनके पुष्यमित्र के एक पुरोहित थे जिनका नाम था पतंजलि। पतंजलि को तो आप जानते ही होंगे। हाँ, वही जो योग दर्शन के जो संस्थापक थे। तो एक बार क्या होता है, जो पुष्यमित्र जो होते हैं वो यवन पे आक्रमण करते हैं और फिर उन्हें यवन पे विजय मिल जाती है। तो उसके उपलक्ष्य में जो पतंजलि जो होते हैं वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ आप जानते ही हैं, यानी कि अपनी राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, जैसा कि हमने वैदिक सभ्यता में पढ़ा था। तो पतंजलि जो है इनका एक किताब भी होती है जिसका नाम होता है महाभाष्य। तो जो अपना जो भागवत जो धर्म है उसका उदय भी इसी वंश के साथ हुआ था, और विष्णु की उपासना भी हम तभी से करने लगे थे जब अपना सुंग वंश आता है। तो जो पुष्यमित्र जो थे वो बौद्ध धर्म को भी सपोर्ट करते थे। तो एक स्तूप है, तो उन्होंने काफी स्तूप भी बनवाए थे। तो उनका एक स्तूप बनो है जो भारत खुद का स्तूप है। उस स्तूप से पता चल जाता है कि ये बौद्ध धर्म को संरक्षण देते थे। कुछ अन्य स्तूप भी हैं इन्हीं के काल के। एक है बाजा का स्तूप, दूसरा है साची स्तूप। साची स्तूप में इन्होंने वेदिकाएं बनवाई थी और तोरण द्वार बनवाए थे। तो जो सुंगवंश जो होता है इसका अंतिम शासक होता है देवभूति, और देवभूति के एक सेनापति होते हैं जिसका नाम होता है वासुदेव। तो जैसे पुष्यमित्र मौर्य वंश के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को मार के नए वंश की स्थापना करते हैं, सुंगवंश की स्थापना करते हैं, ऐसे ही देवभूति के जो सेनापति होते हैं वासुदेव वो इनकी हत्या कर देते हैं और कण्व वंश की स्थापना कर देते हैं। अब जो कण्व वंश आ जाता है अपना, ये वैसे तो इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप पढ़ लीजिए। जो कण्व वंश जो होता है ये 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक चलता है। कण्व वंश की राजधानी होती है पाटलिपुत्र। इसकी स्थापना करने वाले वासुदेव होते हैं। कण्व वंश में 4 शासक होते हैं और जो उसका अंतिम शासक होता है वो होता है सुधर्मा। उसके बाद में अपना आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो होता है ये मौर्य वंश की तरह ही ये भी शक्तिशाली वंश होता है। तो जो आंध्र सातवाहन जो वंश है ये ब्राह्मण वंश है, क्योंकि ये खुद को ब्राह्मण बताते थे। तो इसका जो संस्थापक था सातवाहन वंश का वो सिमुक था। सातवाहन वंश की राजधानी थी पैठान, या फिर प्रतिष्ठान भी बोलते थे इसको। और जो ये राजधानी थी ये वर्तमान में औरंगाबाद महाराष्ट्र का क्षेत्र है, गोदावरी नदी के तट पर जो है। उस समय में क्या होता था
सातवाहन वंश के समय में संपत्ति के आधार पर तो पितृसत्तात्मक लगता था, पर नाम के आधार पर ये मातृवंशीय लगता था। उस समय सीसा धातु के सिक्के चलते थे, यानी कि सातवाहन के समय में इन्होंने सीसा धातु के सिक्के चलाए और तांबे और कांसे के सिक्के का प्रचलन भी उस समय में था। अब मौर्य के बाद में क्या आता है? मौर्य के बाद में ये सबसे शक्तिशाली राज्य होता है। इनके जो सबसे महान जो राजा थे उनका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी। पहले जो मौर्य अधिकारी जो होते थे, यानी कि जो सातवाहन थे, वो पहले मौर्य शासन में अधिकारी के रूप में काम करते थे कुछ। यहां पे दो शब्द की बात की हमने, एक होता है चैत्य और दूसरा होता है विहार। जो सातवाहन जो थे ये ब्राह्मण वंश से थे। तो चैत्य जो होता है उसका मतलब है बौद्ध मंदिर, और जो विहार होता है मतलब जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो निवास स्थान है वो होता है विहार। अब जब ये ब्राह्मण वंश से संबंधित थे तो इन्होंने ब्राह्मणों के लिए और बौद्ध भिक्षुओं के लिए कर मुक्त भूमि अनुदान की प्रथा चला दी थी सातवाहनों ने, क्योंकि जो ये व्यापार करते थे, जिनसे व्यापार करते थे वो ज्यादातर बौद्ध ही थे। इस वजह से उन्होंने इनके लिए कर मुक्त भूमि की प्रथा सातवाहन के द्वारा चलाई गई। साथ ही उस समय इनके द्वारा बनाए गए कुछ स्तूप भी हैं सातवाहन वंश के से संबंधित। एक है अमरावती का और दूसरा है नागार्जुन कोड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सातवाहन का एक राजा होता है जिसका नाम होता है हाल। तो जो हाल होता है उसकी जीवनी की बात की गई है गाथा सप्तशती में। एक ग्रंथ है गाथा सप्तशती जिसमें इसकी बायोग्राफी है। इनके एक दरबारी थे जो हाल था, इनका एक दरबारी था जिसका नाम था गुणाढ्य। उस समय में सातवाहन वंश के समय में जो जिले होते थे उन्हें आहार के नाम से पुकारा जाता था। आज हम आहार को भोजन के रूप में पुकारते हैं, उस समय आहार को जिला कहा जाता था। सात वंश जब ये अपना वंश चल रहा था, सातवाहन वंश जब चल रहा था, तो जिले के जो अधिकारी होते थे उनको महामात्य कहा जाता था। इनका जो अंतिम शासक होता है, सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है यज्ञसिंह सतकर्णी। अब आगे देखिए, इसके बाद में अपना आता है चेदी वंश। जो चेदी वंश उसी से संबंधित है, कलिंग से संबंधित, क्योंकि इसमें किसकी बात की जाती है? चेदी जो है इसकी राजधानी थी कलिंग, और इसके जो राजा थे उसका नाम था खारवेल। जो खारवेल थे, हाँ ये वही खारवेल है, ये वही कलिंग है जिसकी लड़ाई के बाद में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ था। तो राजा खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती भी कहा जाता है। तो इनसे संबंधित एक अभिलेख है, कलिंग नरेश जो खारवेल है इनसे संबंधित एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसमें जैन लोगों को गांव देने का उल्लेख किया गया है। अगला देखिए, अब इसके बाद में अपने आ जाते हैं कि कुछ विदेशी राजाओं ने भी शासन किया था। सबसे पहले आए थे यूनानी जो आक्रमणकारी आए थे। तो सबसे पहले आए थे बैक्ट्रिया के ग्रीक आए थे, जिनको यूनानी भी कहा जाता है या फिर यवन भी कहा जाता है। तो जो यूनानी थे ये मौर्य के बाद में सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी यूनानी ही थे। यूनानियों में डेमेटियस फर्स्ट था एक, इसने हिंद यूनानी राज्य स्थापित किया। यूनानियों ने भारत में सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के इन्होंने ही चलाए थे, यूनानियों ने ही। साथ ही जो गांधार कला जो अपनी थी, गांधार कला का मतलब है भारतीय और यूनानी का मिश्रण, यह भी इन्हीं के समय में आई। इन्होंने तपस्यारत बुद्ध स्थल है एक, जिससे पता चलता है जो गांधार कला का एक उदाहरण है। और जो अपन नक्षत्र देख के जो भविष्य बताते हैं वो भी यूनानियों के द्वारा ही लाया गया था। जो अपने नाट्य कला में जो पर्दे का जो प्रचलन हुआ वो भी यूनानियों की देन है, उन्हीं के द्वारा ये भारत में
इस्तेमाल किया जाने लगा। जो यूनानी थे उन्हें भारतीय जो काली मिर्च थी वो बहुत प्रिय थी। आगे बात करते हैं शक राज्य की। शक का मतलब होता है सीथियन। इन्हें भारतीय ग्रंथों में इसे सीथियन कहा गया। जो शक जो होते थे, इनकी 5 शाखाएं थी। एक काबुल में थी, दूसरी मथुरा में थी, तीसरी उज्जैनी में थी और चौथी थी नासिक में। जो शक संवत जो होता है ये शक राज्य के जो शक काल में ही आया। एक बार क्या होता है, उज्जैन के एक राजा होते हैं। तो उज्जैन के राजा मथुरा के अंदर जो ये शक जो होते हैं वहां पे छोड़ के ये मालवा में रहने लगते हैं। तो उज्जैन जो राजा होते हैं ये इनको जो शक होते हैं शकों को पराजित कर देते हैं, और जब पराजित कर देते हैं तो विजय के उपलक्ष्य में ये शक संवत प्रारंभ कर देते हैं। एक शक राजा था रुद्रदामन। यह भी शक राजा था जिसका भी लेख जूनागढ़ में मिलता है। कुषाण राज्य। भारतीय विद्वान बताते हैं कि जो कुषाण जो थे वो चीन के गोबी प्रदेश में रहते थे और ये यूची जाति से संबंधित है। जो कुषाण जो थे इन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, इन्होंने तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। कुषाण राज्य में एक कनिष्क राजा था जो सबसे प्रभावशाली राजा रहा कुषाण राज्य का। इसने इन क्षेत्रों पर राज्य कर रखा था। गांधार, कश्मीर, सिंध, पंजाब, इन पे अपना राज्य कर रखा था। जो कनिष्क था इसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया जो भारत सरकार द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है। कनिष्क ने अपनी 2 राजधानियां बनाई। जो इसकी पहली राजधानी थी वो थी पुरुषपुर, पेशावर, और जो इसकी द्वितीय राजधानी थी वो थी मथुरा। मथुरा में एक संग्रहालय है जहाँ पे कुषाण कालीन, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कुषाण कालीन मूर्तियाँ मथुरा में मिलती हैं। यहाँ पे उस कनिष्क की एक सिरविहीन प्रतिमा भी मिली है। सिरविहीन प्रतिमा भी मिली है। जो कनिष्क था इसने बौद्ध धर्म अपनाया था और ये बौद्ध धर्म में भी इसने महायान शाखा को इसने फॉलो किया। इसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई जब इसका कश्मीर पे शासन था, जब कुंडलवन में, उसकी अध्यक्षता बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र इसका दरबारी था और उसने महाविभाषा शास्त्र लिखा था जो बौद्ध जातक से संबंधित था। चरक चिकित्सा शास्त्री इनके दरबार में रहते थे। उन्होंने चरक संहिता लिखी थी। ये पुस्तक है जो इसमें पेड़ पौधों का औषधीय उपयोग बताया गया है। साथ ही इसी काल में मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। इसी के साथ हम अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। सो ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। हैव ए नाइस डे।